आदाब, नमस्कार। मैं ज़ुहम रुबा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारे साथ गुफ्तगू में मौजूद हैं क्लासिकल गायकी का जाना पहचाना नाम मीता पंडित। ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखने वाली सुरीली आवाज की मलिका मीता पंडित क्लासिकल गायकी की दुनिया का एक मशहूर नाम है। पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित की पोती और पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित की बेटी मीता पंडित अपने घराने की पहली महिला गायिका है। इनकी आवाज की कशिश और गायकी का अंदाज इन्हें अपने हम उम्र फनकारों से जुदा करता है और अपने इसी हुनर की बदौलत इन्होंने शोहरत और कामयाबी का सफर तय कर बुलंदियों को छू लिया। मुल्क और बैरून मुमालिक में अपने फन का मुजाहरा करने वाली मीता पंडित को कई एजाज़ात और इनामात से भी नवाजा जा चुका है और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अपने घराने की विरासत को बखूबी संभालने के साथ ही मीता पंडित क्लासिकल गायकी को दुनिया भर में फैलाने का काम कर रही हैं। मैम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे शो गुफ्तगू में। आदाब, शुक्रिया, धन्यवाद। मीता जी, दुनिया भर में लोग आपकी गायकी के कायल हैं, तो क्यों ना इस प्रोग्राम की शुरुआत, गुफ्तगू तो आपसे लंबी होने वाली है लेकिन इस प्रोग्राम की शुरुआत आपकी चंद लाइनों से हो जाए। अब हूँ लालन मई का, अब हूँ लालन मई का, अब हूँ लालन मई का। युग बीत गए तुमर मिलन को, तड़प तड़प जियरा तरसे। अब हूँ लालन मई का, अब हूँ लालन मई का, अब हूँ लालन मई का। उमगे नैना बादली सी झरलागी, उमगे नैना बादली सी झरलागी। जियरा तरसे दामिनी सी कौंद चौंद निहरवा बरसे। अब हूँ लालन मई का, अब हूँ लालन मई का, लालन मई का। अब हूँ लालन मई का। वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। आप ग्वालियर घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। जी हाँ। तो आप वहाँ के बारे में कुछ बताएं। ग्वालियर तो देखिए संगीत की गंगोत्री, ख्याल गायकी का जिसे कहते हैं, जहाँ से जन्म हुआ है और एक गुरु का स्थान है। जैसे बनारस का हिंदू धर्म के लिए है, उसी प्रकार से ग्वालियर का स्थान संगीत के लिए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए है। तो मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य रहा है कि एक ऐसे घराने में मेरा जन्म हुआ और मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहाँ पर संगीत 24 घंटे उसकी लहरें जलती हैं, जो बातचीत होती है वो भी संगीत की। और एक बहुत ही उदार व्यक्तित्व के मेरे गुरु पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित जी, जो कि मेरे पिताजी भी हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं अपने पूज्य दादाजी, उनसे भी मैं तालीम ली, पंडित कृष्ण राव शंकर पंडित जी। तो वो जब when he was 97 I was 15, मैं 15 साल की थी। पर तब भी जो है
उस उनके चरणों में जो भी प्रसाद मिला मुझे, वो मैं बहुत ध्यान से उसको लेती गई, क्योंकि मुझे संगीत से बहुत प्यार है और छुटपन से ही था। तो ग्वालियर तो ख़याल हो तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि ध्रुपद से लेकर ख़याल है, टप्पा है, अष्टपदी है, अनेक ऐसे बंदिश की ठुमरी है, बोल बनाव की ठुमरी है, नए आयाम दिए हैं ग्वालियर ने। तो ये बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि मैं इस परिवार में और इस घराने में मेरा जो है तालीम हुई है। आपका ये जो सफ़र है क्लासिकल गायकी का, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो देखिए घर से हुई और बेहद मुझे बहुत अच्छा लगता था गाना सुनना जी। पिताजी का, मेरी मदर वो भी मुझे सिखाती थी, तो मैं बहुत आतुरता के साथ एक एक करके बंदिशें सीख लेती थी और उसका रियाज भी करना शुरू कर देती थी। खेल खेल में सब होता था। तो इसी प्रकार से जो है गाना सीखना वो एक परवरिश का ही हिस्सा था, कोई अलग बात नहीं थी। तो ऐसे करते करते ये बहुत एविडेंट हो गया कि संगीत से बहुत प्यार है, बहुत लगाव था। तो ऐसे कौन से लोग थे जिनसे आप इंस्पायर हुए, मुतासिर हुए? हमारे घराने में जो है पहले तो बड़े पंडित जी, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी, उनके बारे में सुनते रहते थे, क्योंकि जब आप बहुत छोटे होते हैं तो बहुत आप चीज़ों की महक से समझते हैं कि क्या चीज़ जो है आपको इंटरेस्ट कर रही है। और तो मेरे को जो है संगीत बहुत अच्छा लगता था। और जैसे जैसे तालीम होती गई जो है मैंने देखा कि मेरे दो ही ध्येय होते थे, एक तो अपना होमवर्क करना और दूसरा था गाना रियाज़ करना। तो हमेशा ही मैं जब स्कूल से आती थी तो आई वुड बी वेरी ईगर कि कब मैं तानपुरा मेरे हाथ में होगा और मैं कब रियाज़ करूँगी। तो स्कूल में जाने से पहले भी रियाज़ होता था, शाम को भी रियाज़ होता था। तो इस तरह से जो है वो उससे प्यार मोहब्बत जो है वो बढ़ती गई और उसके डेप्थ में जाने का जो सिलसिला है वो बढ़ता गया। और पूरा जो मन, जिसे कहते हैं ना, तन मन धन, हर तरह से बस उसी चीज़ की मैं सपने देखती थी। चाहे मुझे प्रोग्राम में ले जाते थे पिताजी, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो बेसिकली जैसे कहते हैं कि इस कला से मुझे बहुत बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। मीता जी, इससे पहले मैं आपसे अगला सवाल करूं, उससे पहले आप हमारे नाजरीन के लिए एक अपना अलग अंदाज दिखाएं। जिस नगरी में दया धर्म नहीं, जिस नगरी में दया धर्म नहीं, उस नगरी में, उस नगरी
समझ नादान नादान सोच समझ नादान नादान सोच समझ नादान सोच समझ नादान। ये एक स्टैंजा देखिए कितना खूबसूरत है। जी। जिन आँखन में जिन आँखन में जिन आँखन में नींद घनेरी नींद घनेरी जिन आँखन में नींद घनेरी तकिया और तकिया और बिछौना क्या रे सोच समझ नादान नादान सोच समझ नादान नादान सोच समझ नादान। बहुत खूबसूरत। मुल्क के बाहर भी आपने कई सारे परफॉर्मेंस किए हैं, फेस्टिवल शोज़ किए हैं। जी बिल्कुल, बड़ी खुशकिस्मती रही कि बहुत ही कम उम्र से ही जो है बाहर जाने का मौका मिला और अभी तक ऊपर वाले की कृपा से जो है 25 कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ और बहुत ही इज़्ज़त है हमारे संगीत की, हमारे कला की और हमारे हेरिटेज की बाहर। और ये जब हम स्पेशली बाहर देखते हैं, बाहर के मुल्कों में देखते हैं, वो इज़्ज़त जो देते हैं और जिस इत्मीनान से सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो आर्टिस्ट इन रेसिडेंस भी रही, पेरिस में मैं थी 3 महीने के लिए, जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने भेजा था। और उसके बाद ऐसे तो बहुत से मौके मिले। अभी लास्ट जो इस कोरोना काल के पहले जो लास्ट मेरा एक जो कार्यक्रम था बाहर, वो एक बहुत ही स्पेशल कार्यक्रम था, जबकि SCO समिट के लिए किर्गिस्तान में गए थे। तो वो एक बड़ा अलग सा कार्यक्रम था जहाँ पर वहाँ के कोरियोग्राफर्स, किर्गिज़ कोरियोग्राफर्स ने हमारे गाने पर कोरियोग्राफी की। अपने मुल्क से बाहर जब आप अपनी कला का इतना इज़्ज़त देखते हैं और लोग आपको प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इतने मोहब्बत से बुलाते हैं, तो वो स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। वहाँ से जुड़ा कोई किस्सा जो आप यहाँ शेयर करना चाहें? बहुत किस्से हैं, कहाँ शुरू करूँ? कोई यादगार हो आपका? हाँ, बताती हूँ मैं आपको। एक देखिए बड़ा यादगार पल था जब हम 2000 में पहुँचे। तो उस समय बड़ा ये चल रहा था कि पता नहीं कंप्यूटर्स क्रैश कर जाएंगे, फ्लाइट्स लैंड कर पाएंगी कि नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या सिस्टम्स में क्या क्या फेरबदल होगा। बहरहाल उस टाइम पे जब ये चेंज हुआ तब हम एक्चुअली फ़्लाइट में थे और ये एक बड़ा ही यादगार कार्यक्रम था पेरिस में, और जिसका नाम था द कॉन्सर्ट ऑफ द मिलेनियम, 24 आवर रागा कॉन्सर्ट। तो पेरिस में उस दिन जो हैं लोग इंडियन क्लासिकल मौसीकी का मज़ा ले रहे थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सोल्ड आउट शो, वहाँ पे भी इतना ज़्यादा सोल्ड आउट, और इतना मज़ा आया, इतना खूबसूरत कि आपको मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लगा ये देख के कि ये एक स्पेशल मोमेंट पे लोग भारतीय संगीत सुन रहे हैं। इसके बारे में ये सोच के मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको बहुत सारे अवार्ड से नवाजा गया है, बहुत सारे तारीफ़ आपकी हुई होंगी, लेकिन पहली बार एक ऐसा मोमेंट रहता है कि आपको बहुत खुशी हुई होगी, वो पल आपका कौन सा था? देखिए वैसे तो
कोई भी अवार्ड हो, चाहे वो बड़ा है, छोटा है, छोटी संस्था से है, एक अवार्ड तो अवार्ड होता है, और वो उसमें लोग जुड़ी होती है लोगों का आशीर्वाद, लोगों का प्यार। तो हर एक अवार्ड अपने आप में एक बड़ी खूबसूरती लेके आता है, एक यादगार पल लेके आता है। और ऐसे अनेक ऐसे जब मुझे संगीत नाटक अकेडमी का उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब मैं स्कूल में थी तब एक मैंने फिल्मी गाना गाया था, तो एक ऐसे तो वहाँ तब उसमें मुझे गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, ये मेरा पहला अवार्ड था। तो ये मुझे जब मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत जैसे कहते हैं एक एज अ स्टूडेंट इन अ स्कूल, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रसार भारती ने आप पे एक फिल्म बनाई है, मीता लिंकिंग अ ट्रेडिशनल टुडे, तो उसके बारे में हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे। प्रसार भारती ने और PSBT ने फिल्म बनाई है मीता लिंकिंग अ ट्रेडिशन विद टुडे। शुक्ला दास ने इनको बनाया है, और ये ग्वालियर और दिल्ली दोनों जगह इसका शूटिंग हुआ था। ये एक प्राचीन कला किस प्रकार से पेट्रनेज से हटकर, ये प्राचीन कलाएं जो है ये पेट्रनेज में पली भुली हैं। तो ये आज की तारीख में जबकि इंडिपेंडेंस हुई है, तो वो कलाकार किस प्रकार से इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हैं, कैसे तालीम होती है, क्या उसके चैलेंजेस हैं, और क्या जीवन होता है, उसको दर्शाने हुआ वाली है ये गुरु शिष्य परंपरा क्या है। तो इस प्रकार से बनाई है शुक्ला दास ने, अच्छी फिल्म बनाई है। क्लासिकल गायकी के अलावा आपने किताब भी लिखी है, तो उसकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली, मतलब कहाँ से मुतासिब हुई? नहीं, मुझे थोड़ा बहुत गाना ही आता है और कुछ आता नहीं है। आप इतनी तारीफ मत करिए। किताब के बारे में हमने भी सुना है आपके तो उस किताब के बारे में। ये किताब जो है इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ घराना म्यूज़िक, पंडित्स ऑफ ग्वालियर, ये इस किताब का नाम है। और इसकी इंस्पिरेशन मैं क्या बताऊं, ये इसकी इंस्पिरेशन मुझे अपने बड़े भाई तुषार पंडित से मिली। तुषार इस दुनिया में नहीं है, और उन्होंने जो काम किया था अपने जाने से पहले, तो उसका पहले मैंने PhD किया, और उसके बाद क्योंकि ये घटना सब इतनी ट्रॉमेटिक रही मेरे लिए कि एक बार PhD हो जाने के बाद हालांकि सभी लोग कह रहे थे कि इसको पब्लिश करना बहुत ज़रूरी है जी, पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो मैं अपने परफॉर्मेंसेस वगैरह में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, और एक जैसे ब्लॉक होता है ना कि उसको फिर से कैसे हाथ लगाएं, तो वो 17 साल लगे उससे वापस आने में। और उसके बाद फिर जो है वो उस पर मैंने काम शुरू किया, 2 साल उस पर फिर से काम किया, और फिर उसको निकाला है। ग्वालियर का सांगीतिक इतिहास, उसकी गायकी, वहाँ के जो गुरु जिन्होंने प्रेरणा दी और जिनके वजह से ये गायकी विश्व प्रसिद्ध हुई, उसका इतिहास। और उसके बाद जो पंडित परिवार, मैं छठी पीढ़ी हूँ जैसे कि अपने परिवार की, तो सभी गुरुजनों के बारे में उसमें मैंने लिखने की कोशिश की है। किस प्रकार से तालीम होती है, रियाज़ कैसे करते हैं, आवाज़ कैसे बनाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हैं उसमें मैंने। क्योंकि ग्वालियर तो देखिए ये एक वट वृक्ष है, जितना आप उसके बारे में लिखें वो कम है, और इसके बारे में ज़्यादा लिखा नहीं गया है। तो मैंने ये छोटी सी मेरी कोशिश है, और मुझे बड़ा ब्लेसिंग्स लगता है जब लोग जो हैं उसको पढ़ते हैं और कहते हैं कि पढ़ने में आनंद मिला, तो मेरा जो है वो चीज़ साकार हो गई। मीता जी, एक गाने की और गुजारिश करना चाहेंगे आपसे, कुछ हो जाए। जी ज़रूर। तो मैं आपको राग देश में एक भजन है वो कोशिश करती हूँ। राधे श्याम श्याम राधे
जमुना के तट पे आओ, पन घट पे जमुना के तट पे बंसी बजाते नाचते गाते, बंसी बजाते नाचते गाते जमुना तट वीरान पड़ा है, मन मंदिर सुनसान पड़ा है। आओ पन घट पे जमुना के तट पे आओ, राधे श्याम आओ, पन घट पे जमुना के तट पे आओ, राधे श्याम आओ, राधे आपकी म्यूज़िक एल्बम्स भी बहुत सारे रिलीज़ हुए हैं, तो लोगों ने उसको काफ़ी पसंद भी किया है, काफ़ी तारीफ़ें भी उसकी सुनी हैं, तो उसके बारे में हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। जी, म्यूज़िक टुडे से यंग माइस्ट्रोज, सारेगामा, वर्जिन और EMI से, और इनफैक्ट दूरदर्शन की एक बहुत खूबसूरत सीरीज़ निकली है जो कि 2 पार्ट की है। अच्छा। शायद जिसमें बड़े पंडित जी यानी मेरे पूज्य दादाजी, पिताजी और मैं, अच्छा। तो तीनों का है, जो कि एक बड़ा खूबसूरत ये भी एक पब्लिशिंग है। जी जी। तो गॉड हैज़ बिन वेरी काइंड, और अलग अलग तरह से संगीत का प्रचार प्रसार का मुझे मौका मिला है, पर ये बिल्कुल मेरी शुरुआत है, मैं ऐसे ही मानती हूँ। और ईश्वर करे और हमारे जो दर्शकों के लिए मैं ज़िंदगी भर गाती रहूँ, यही मैं कामना करती हूँ। मीरा जी, इस मुकाम पर पहुंचकर कोई ऐसी कसक जो मन में रह गई हो कि नहीं, ये अगर ऐसे होता तो ऐसा हो जाता, कुछ ऐसा? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं तो बिल्कुल बिगिनर हूँ, ऐसे ही मैं मानती हूँ। अच्छा। और जो भी है सब अच्छा है, और बहुत कुछ आगे करना है। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को ट्रेन करती हूँ, वर्ल्ड वाइड ट्रेन करती हूँ, तो मैं जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको देखना चाहती हूँ कि वो आगे ट्रेडिशन को ले जाए, और हमारी जो हेरिटेज है आगे बढ़ती रहे। और बहुत से मौके मिले हैं, जैसे मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मुझे आर्काइविंग का भी मौका मिला, जबकि मैंने बड़े बड़े जो हमारे दिग्गज हैं, कलाकार हैं, उनको रिकॉर्ड करने का, ऑडियो विजुअली रिकॉर्ड किया है। तो मुझे लगता है दिस इज़ लाइक अ स्मॉल स्टेप टू गिव बैक टू द सोसाइटी, क्योंकि जो हमें ट्रेडिशन मिली है, जो हमने जो सीखा है, उस चीज़ को आगे ले जाना है और लोगों तक पहुंचाना है, यही मैं अपना ध्येय मानती हूँ। मीरा जी, आप अपने ख़ानदान की जो है वो पहली महिला गायिका हैं, तो ऐसे में आपको किन किन चैलेंजेस से गुजरना पड़ा? देखिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ही उदार विचारधारा के हैं, तो उस प्रकार से मुझे ऐसे कोई चैलेंजेस मुझे नहीं करने पड़े। पर पिताजी नहीं चाहते थे कि मैं टोटली संगीत में आऊँ, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग प्रोफेशन है ये जी। और जितना आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं, इट कीप्स यू अवे फ्रॉम योर हाउस, तो इतना आसान नहीं होता है। और हमारा जो हमारा घर ही हमारा मंदिर है, हमारा पूजा का स्थान है, क्योंकि हमारा सारा ज़िंदगी का रियाज जो है वो तो घर में ही होता है। तो इसीलिए घर में एक अच्छा वातावरण मिलना चाहिए। और लेडीज़ के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, स्पेशली जब कोई इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग होता है। कभी कभी तो महीने में कितने ही दिन होते हैं बाहर ही रहते हैं, तो
इतना इतना आसान नहीं होता है ट्रैवल, यानी कि और हर जगह का पानी खाना सब अलग है, और हमारे बॉडी का ऐसा व्यक्तित्व है कि जो सबसे पहले चीज़ ख़राब होती है वो है गला। तो चैलेंजिंग प्रोफेशन है ये, पर जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मैं संगीत की तरफ इसीलिए गई क्योंकि मुझे इससे बहुत प्यार है। तो इसीलिए मुझे इन चीज़ों का कभी ये नहीं लगा कि ये मुश्किल है वो मुश्किल है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो उसके लिए आप रास्ता निकाल ही लेते हैं। नीता जी, आपकी गायकी के तो हमें बहुत अलग अलग अंदाज देखने को मिले हैं, लेकिन आपका पसंदीदा फिल्मी गाना हो जाएगा। हाँ, तो मैं वो गाना गाती हूँ जी। जो मुझे बहुत, वैसे तो कितने सारे गाने हैं जो पसंद हैं, पर नेचुरली एक ही अभी गाना है, तो मैं उमराव जान का दिल चीज़ क्या है। दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए। नीता जी, आपने अपने फ़न और कड़ी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया है जो वाकई में काबिल तारीफ़ है। आप गुफ्तगू में आई, आपके दिलकश अंदाज़ बहुत पसंद आया और उसके लिए भी आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू के सभी दर्शकों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाज़रीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।